Hello everyone, welcome to today's class. I hope all of you are doing good. Folks who are joining us live, quickly confirm me for the video and audio. Okay, good. तो आज अपन क्लास में कौन सब्जेक्ट की फोर्थ रीडिंग का डिस्कशन करेंगे वो है प्रोबेबिलिटी ट्रीज एंड कंडीशनल एक्सपेक्टेशन. बट बिफोर डाइविंग इनटू कोर रीडिंग, अपन आज प्री रिक्विजिट रीडिंग के कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स को देखेंगे जो प्रोबेबिलिटी ट्रीज एंड कंडीशनल एक्सपेक्टेशन समझने के लिए अपन को जरूरत है. अगर मैं आपको डायरेक्टली इस चैप्टर के कोर रीडिंग में ले जाऊंगा, इस चैप्टर के मेन सब पॉइंट्स को पढ़ाऊंगा, तो आपको हो सकता है बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आई, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में नहीं पता है कि कैसे अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, किसको अपन जॉइंट प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. तो ये जो बेसिक कंसेप्ट अपन को पता होना चाहिए. इनफैक्ट लोगों को रैंडम वेरिएबल क्या होता है ये भी नहीं पता, आउटकम किसको बोलते हैं, इवेंट किसको बोलते हैं, हर चीज, व्हाई डू वी नीड इवन प्रोबेबिलिटी इन द फर्स्ट प्लेस, सारी बेसिक चीजें अपन पहले देखेंगे. वो आपकी प्री रिक्विजिट रीडिंग का पार्ट है जो मैंने यहाँ पे डाल दिया है ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो. तो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्री रिक्विजिट रीडिंग, एंड उसके बाद अपन इस चैप्टर के कोर रीडिंग में जाएंगे जहाँ पे अपन एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना, फिर प्रोबेबिलिटी ट्रीज बेस्ड थ्योरम, ये सारे कंसेप्ट्स अपन देखेंगे. ठीक है, उससे पहले अपन आते हैं प्रीरिक्विजिट रीडिंग के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स में, जिसको मैंने यहाँ पे अपेंडिक्स नाम देके आपको एक जगह समराइज कर दिया है. अब देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो. प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है द चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग, द लाइक्लीहुड ऑफ ऑकरेंस ऑफ समथिंग को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. मतलब अगर मैं ये बोलूं कि 60% चांस है यू विल पास द एग्जाम, तो देर it is 60% likely that you on that day will crack the exam. The occurrence of you passing the exam, the likelihood of you passing the exam is 60%, more likely than not. It is more likely that you will pass the exam. ये देख के मैं बोल सकता हूँ कि 60% चांस है आप एग्जाम को क्रैक कर दोगे. तो कितना चांस है आप एक चीज, एक इवेंट होगा, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं अपन प्रोबेबिलिटी. फिर आपका क्वेश्चन आएगा कि भैया व्हाई डू वी नीड प्रोबेबिलिटी इन फाइनेंस, अपन को प्रोबेबिलिटी फर्स्ट प्लेस में पढ़ना ही क्यों है फाइनेंस में. तो देखो अपन एज एन इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट काफी फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे, एंड वो भी काफी रिस्की एनवायरमेंट्स में लेंगे. यस, अगर अपन को कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी पता रहेगी, सो डोंट यू थिंक वो अपन को हेल्प करेगा ज्यादा अच्छे डिसीजन मेकिंग में. लेट्स से आप एक बॉन्ड में पैसा डाल रहे हो, एक कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो. नाउ इफ आई टेल यू दैट द कंपनीज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज 80%, डोंट यू थिंक यू विल रिकंसिडर योर डिसीजन. तो just because you know an information, you know the likelihood of company going default and becoming bankrupt, you will take a more informed decision. या तो हो सकता है आप उस कंपनी में पैसा ही ना डालें, या फिर अगर आप डालें, सो याद आया अपना रेट्स एंड रिटर्न का फर्स्ट डिस्कशन, अपन उससे डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम अब ज्यादा लेंगे, क्योंकि उसकी लाइक्लीहुड, नोटिस माय वर्ड्स, उसका चांस ऑफ डिफॉल्टिंग अब बढ़ गया है. तो डिफॉल्ट रिस्क अब ज्यादा है, इसीलिए मैं उस कंपनी से ज्यादा डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम लूंगा. हेंस आई विल डिमांड मोर इंटरेस्ट रेट. So this is the help that probability gives us when we take financial decisions. अब प्रोबेबिलिटी को समझने से पहले तो इसके काफी सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जो अपन को पता होनी चाहिए. पहली टर्मिनोलॉजी है रैंडम वेरिएबल. रैंडम वेरिएबल मतलब एनी नंबर दैट जो रैंडमली आने वाला है, जिसका नंबर क्या आएगा या वो क्वांटिटी क्या आएगी वो अभी अनसर्टन है. द फ्यूचर आउटकम इज अनसर्टन, उसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल. एंड जो वैल्यू आती है, जो रैंडम वेरिएबल में वैल्यू असाइन होती है, उसको बोलते हैं आउटकम. ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं. दिस इज अ डाइस, लेट्स से यू आर रोलिंग अ डाइस. अब आप जब डाइस रोल करें तो एक नंबर आएगा ना डाइस के फेस में, डाइस के फेस में एक नंबर आएगा. तो वो कौन सा नंबर आएगा वो आपको क्या पता है अभी? डू यू नो दैट नंबर? डू यू नो विच नंबर इज गोइंग टू शो अप? You don't know that.
आउटकम इज अनसर्टन। तो अभी अपन लोग ने देखा जो आउटकम अनसर्टन है उसको अपन रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। यस, उसको अपन रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। तो द नंबर दैट इज गोइंग टू शो अप इट इज अनसर्टन, and that number which will show up becomes a random variable in case of dice. So the number that will show up becomes a random variable. Now जब आपने डाइस को रोल किया, यू गॉट नंबर 5, 5 नंबर आ गया। नाउ दैट 5 is an observed value. You observed that okay, the dice is now showing me 5, 5 दिख रहा है। That observed value of a random variable is called outcome. So this 5 is an outcome. Okay, this 5 becomes an outcome. Now this entire event, this rolling of your dice and you getting a 5, it is an event. इसको अपन event बोलते हैं। So that event can be a single outcome or it can be a set of possible outcomes. If I'm rolling two dices, I'll get two outcomes. So a set of possible outcomes. If I roll one dice 2, 3 times, I will get more outcomes. कभी 5 आया, कभी 4 आया. So either it may be a single outcome or it may be more than one outcome, a set of possible outcome. So that becomes an event. ठीक है। अब देखो, जब आप एक डाइस को रोल करोगे तो एक बार में एक ही नंबर आएगा ना। एक बार में एक ही नंबर आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा। यू कैन नॉट रोल वन डाइस एंड गेट टू नंबर्स ऑन द सरफेस, ऐसा तो होगा नहीं। तो ऑल दिस आउटकम्स फ्रॉम 1 to 6 दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसको अपन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, एक बार में एक ही होता है। दोज इवेंट्स दैट कैन हैपन ओनली वन एट अ टाइम, उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोला जाता है। दोज टू इवेंट्स कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। एक साथ में दो इवेंट्स नहीं हो सकते, उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। अब एक और चीज समझो, जब आप एक 6 फेसेटेड डाइस को रोल करोगे तो नंबर्स जो आएंगे वो 1 to 6 ही आएंगे ना। 7, 8, 9, 10, 0 ये सब नंबर्स तो नहीं आएंगे डाइस के फेस में। 1 to 6 की अगर डाइस है तो 1 to 6 ही आएंगे। तो द एंटायर रेंज ऑफ योर आउटकम्स विल बी फ्रॉम 1 to 6, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो all outcomes from 1 to 6 are exhaustive events. Exhaustive event मतलब any set of outcomes that cover all possible outcomes. जितने possible outcomes है वो क्या है? The numbers from 1 to 6, इतना ही possible है डाइस में। Getting 7, getting 8, getting a 0, it is not possible. तो जो सारे सेट ऑफ आउटकम्स सारे पॉसिबल आउटकम्स को कवर करते हैं उनको अपन एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। उसको अपन एग्जॉस्टिंग इवेंट्स बोलते हैं, इवेंट्स दैट ऑकर दैट कवर ऑल पॉसिबल आउटकम्स। In our case, it will be from 1 to 6. Getting a 7 or 8 is not possible. So 1 to 6 becomes exhaustive events. I hope we are very much clear. किसको random variable बोलते हैं। बहुत लोग ये टॉपिक पढ़ भी लेते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज अ प्रोबेबिलिटी वेटेड एवरेज। उनको कैलकुलेट करना भी आता है कैलकुलेटर में, बट उनको रैंडम वेरिएबल क्या है ये नहीं आता। ये अपन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास में देखेंगे, अपना कोर रीडिंग का पार्ट है। उनको रैंडम वेरिएबल क्या है यही अभी तक नहीं पता। अब आपको समझ में आया रैंडम वेरिएबल क्या है? Anything that is uncertain, any future outcome that is uncertain, that is unknown at this point of time, it is a random variable, it is a random variable. Any outcome that is uncertain is a random variable. अब जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है, जो वैल्यूज अपन ऑब्जर्व करते हैं वो अपना आउटकम बन जाता है, वो अपना आउटकम बन जाता है। The entire single outcome or the entire set of possible outcomes becomes the event. Rolling of a dice and getting a number, it is an event. अब एक और एग्जांपल लेते हैं ये समझने के लिए। लेट्स से वी आर टॉसिंग अप अ कॉइन। वन कॉइन को अपन जब टॉस अप करते हैं, सो व्हाट आर द टू पॉसिबिलिटीज दैट इज पॉसिबल? कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटी अपन को देखने मिलेगी? हेड्स और टेल, वेरी इजी। नाउ थिंक ऑफ दिस योरसेल्फ। अब मेरे को आंसर करो कि क्या क्या चीज जो है, क्या क्या चीज जो है वो रैंडम इवेंट होगी, आउटकम होगा। रैंडम वेरिएबल क्या होगा, इवेंट क्या होगा, आउटकम होगा, क्या होगा? सारे मेरे को आंसर करो।
Think of it. When we are tossing up a coin, ठीक है, तो जो आने वाला है या तो हेड्स आने वाला है या तो टेल्स आने वाला है, इट इज नॉट नोन। तो जो भी फेस में आएगा कॉइन के, वो अपना रैंडम वेरिएबल बन गया। लेट्स से अपन कॉइन को टॉस करें और हेड्स आए, तो दिस हेड्स शोइंग अप इज एन आउटकम। ठीक है, नाउ वी टॉसिंग अप द कॉइन एंड गेटिंग अ हेड्स, इट इज एन इवेंट। ठीक है, और हेड और टेल दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। एक बार जब कॉइन टॉस करोगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दे कैन नॉट बोथ हैपन एट द सेम टाइम टुगेदर। दोनों नहीं हो सकता, है ना। एंड दोनों एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं मिला के। एक कॉइन को टॉस करोगे तो दो ही पॉसिबल आउटकम है। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर जस्ट गेटिंग यू आइदर एन हेड्स और अ टेल। तो हेड्स एंड टेल टुगेदर इज एन एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, मतलब 50% चांस इसकी है एंड 50% चांस ये आने की है ना। 50% चांस हेड्स आने की है एंड 50% चांस टेल्स आने की है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, सर जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स का सम करता हूँ, व्हेन आई ऐड ऑल द एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इट शुड कम टू 100% और वन। सारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, जितनी पॉसिबल आउटकम्स है, सबको अगर आप जोड़ दोगे, सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को आप जोड़ दोगे, तो वो वन आएगा ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग हेड्स और टेल्स, हेड्स आने की 50%, टेल्स आने की 50%, दोनों में से कुछ आएगा, इतनी तो इतना तो मैं सर्टन हूँ, तो वो 100% हो जाएगा, है ना। अब इसी से आया दो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्यों बोला कि ये प्रॉपर्टीज इतनी इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी को लेके, कि ये एक प्रोबेबिलिटी, ये पूरे प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन को बनाती है, ये दो प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑकरिंग विल बी फ्रॉम 0 to 1। या तो वो इवेंट एक्सट्रीम केस में नहीं होगा, 0% प्रोबेबिलिटी है कि वो होगा ही नहीं, या फिर 100% होगा। तो जितने प्रोबेबिलिटीज आएंगे वो इनके बीच में ही होंगे, वो इनके बीच में ही होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग 7 ऑन अ 6 faceted डाइस इज 0%। नेगेटिव में हो नहीं सकती ना, प्रोबेबिलिटी इज लिमिटेड बाय दिस जीरो। जीरो इज द लिमिटिंग फैक्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी। और मैक्सिमम होगा तो वो 100% ही होगा, एग्जॉस्टिव है। प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट अ नंबर फ्रॉम 1 to 6 व्हेन यू आर, 100% प्रोबेबिलिटी है कि जो भी नंबर आएगा वो 1 से 6 के बीच में ही आएगा। तो दिस इज 100%, दिस इज 0। तो ये 0 to 1 के बीच में ही आपके सारे इवेंट्स ऑकर होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑकरिंग विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 to 1, है ना। अब नेक्स्ट ये बोल रहा है, जो भी मैं आपको समझाया, कि अगर सेट ऑफ इवेंट्स हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड एग्जॉस्टिव है, आर एग्जाम्पल ऑफ हेड्स एंड टेल। तो जब अपन सारे इवेंट्स की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे, सो दैट विल बी इक्वलिंग 1। वी ऑलरेडी सॉ इन आर एग्जाम्पल, जब अपन ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड एग्जॉस्टिव भी है। अब जब अपन इसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को ऐड किए, देन इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को ऐड किए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग अ हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग अ टेल्स, व्हेन यू ऐड दिस, ठीक है, द इक्विवेलेंट इज 1। दैट इज व्हाट इट इज गिवन। पहला चीज कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट will lie between 0 to 1, it cannot be negative or it cannot be more than 100%। अरे 100% मतलब ही सर्टन है ना। और दूसरा चीज कि इंडिविजुअल इवेंट्स E1 E2 E3 जितने भी इंडिविजुअल इवेंट्स हैं टिल n, व्हेन यू ऐड दिस अप यू गेट 1, द सम ऑफ ऑल दिस प्रोबेबिलिटीज इज 1। अगेन रिपीटिंग, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑकरिंग इज 0, मतलब वो इवेंट होगा ही नहीं, इट इज नॉट लाइकली दैट दैट इवेंट विल ऑकर। प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम हेड्स और टेल्स नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग 8 ऑन अ 6 faceted डाइस नहीं हो सकता, 0। So that event will not happen।
But if the probability of any event is 1, the event is certainly going to happen. You are certain कि ये event तो होगा ही, probability मेरे को 1 दिख रही है. अब जब certainty आ जाती है, so will it be called a random variable? Can you call it a random variable? जब certainty है तो no, no, it cannot be called a random variable ना, क्योंकि random variable का definition ही यही था कि it is uncertain, जिसका outcome जो है वो अभी unknown है, उसका outcome अभी uncertain है. So if the probability of any event is 1, it is no longer a random outcome. It is no longer a random outcome. आई होप दिस इज क्लियर. यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ अच्छे से. नाउ वी नो कि रैंडम वेरिएबल किसको बोलते हैं, आउटकम किसको बोलते हैं, इवेंट किसको बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज. सारी चीजें अपन को अच्छे से समझ में आ गई. ठीक है. एक कंसेप्ट मैं आपको और पढ़ाता हूँ, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, बट वेरी बेसिक कंसेप्ट, यू शुड नो दिस. अगर मैं बोलूँ कि 6 फेसेटेड डाइस है, ठीक है, 6 फेसेटेड डाइस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग 1 या 2 या 3 इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज क्या है 1 से 6 की. 1 से 6 आने की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज क्या है? इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी? 100/6 मतलब हर नंबर का 16.667% चांस है ना आने का. 1 आने का प्रोबेबिलिटी है 1/6 कि 1 आएगा. 2 आने का प्रोबेबिलिटी है 1/6. 3 आने का प्रोबेबिलिटी है 1/6. आउट ऑफ 6 आउटकम्स 1 आना या 2 आना या 3 आना, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज आना इज 16.667%. नाउ इफ आई टेल यू कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग अ 1, तो आप बोलोगे सर अभी कैलकुलेट किए 16.667%, ये आया 1/6 करके. ठीक है. अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता हूँ कि ठीक है, अब मेरे को बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग लेस देन इक्वल टू 2. तो अब आप इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे कि कोई भी नंबर जो 2 हो या 2 से कम हो, तो ऐसे दो ही होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ये भी 2 से कम है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ये भी है ना. तो इसको अपन क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. जब अपन देखेंगे कि 2 या 2 से कम, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इसकी 1/6, इसकी 1/6. ठीक है. तो 2/6 इसमें आंसर 33.33%. तो ध्यान रखना कि अंदर अपन ऐसे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग अ नंबर on the dice that will either be equal to 6 or less than 6. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नीड नॉट से, द आंसर इज 100%. अरे जब डाइस को उठाएंगे, रोल करेंगे, 1 से 6 नंबर्स हैं, तो ये नंबर या 6 होगा या उससे नीचे होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी तो 100% है ना. सारी प्रोबेबिलिटीज को अपन ऐड कर लिए, p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 कंटिन्यू टिल प्लस p ऑफ 6 प्लस p ऑफ 6 तक करके अपन सारा ऐड कर लिए. ठीक है. एक ये कंसेप्ट भी बहुत इजी कंसेप्ट था, और आपको एक ये कंसेप्ट भी पता होना चाहिए. अब अपन देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी कितने टाइप की होती है. एक होती है एम्पायरिकल प्रोबेबिलिटी. वो क्या बोलता है? एम्पायरिकल प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है कि वो प्रोबेबिलिटी जो आप मेजर करते हो बाय एनालाइजिंग, जो आप एस्टैब्लिश करते हो बाय एनालाइजिंग पास्ट डेटा. देखते आ रहे हो हिस्ट्री से, एंड आपको पता चला पास्ट डेटा को एनालाइज करके कि ये इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है. जो आप पास्ट डेटा को यूज करके प्रोबेबिलिटी एस्टैब्लिश किए, उसको अपन एम्पायरिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. फिर जो प्रोबेबिलिटी अपन फॉर्मल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग को देख के एस्टैब्लिश करते हैं, उसको अपन प्रायोरी प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, उसको अपन प्रायोरी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. एंड जो प्रोबेबिलिटी अपन अपने पर्सनल जजमेंट को यूज करके एस्टैब्लिश करते हैं, उसको अपन सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी बोलते हैं.
सर मुझे लग रहा है कि कल शेयर मार्केट विल गो अप। आई फील दैट द शेयर मार्केट गोइंग अप टुमारो इज 70% प्रोबेबिलिटी, 70% चांस है। तो ये आपने खुद एस्टैब्लिश किया, ये आपके पर्सनल जजमेंट से एस्टैब्लिश हुआ। तो दिस बिकम्स अ सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव का मतलब ही तो यही होता है ना, पर्सनल जजमेंट। तो दिस बिकम्स योर सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। अब जो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी नहीं है उसका अपोजिट क्या होता है? सब्जेक्टिव का अपोजिट है ऑब्जेक्टिव। तो एम्पायरिकल एंड प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, दे आर नॉट सब्जेक्टिव। आप पास डेटा को, आपकी एक में डेटा यूज कर रहे हो, आप एक में फॉर्मल रीजनिंग यूज कर रहे हो, जो आपको मन में आ रहा है आप वो नहीं बोल रहे हो। सो दीज टू आर ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज, एम्पायरिकल एंड प्रायोरी। एंड सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में आप ह्यूमन जजमेंट, आप पर्सनल जजमेंट को यूज करते हो, आप पर्सनल जजमेंट को यूज करते हो। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है। फिर एक कंसेप्ट आता है ऑड्स का। अपन बहुत बार बोलते हैं ना, द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर, या द ऑड्स आर इन माई फेवर। तो ऑड्स ये क्या बोलते हैं कि आज मेरे तरफ चीजें नहीं जा रही, द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। तो दिस इज एन अल्टरनेटिव वे ऑफ एक्सप्रेसिंग प्रोबेबिलिटी। दिस इज एन अल्टरनेटिव वे ऑफ एक्सप्रेसिंग प्रोबेबिलिटी। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि the odds of you clearing the exam is 1 is to 7. If I tell you this, the odds of you clearing the exam is 1 is to 7. इसका मतलब कि if you sit in the examinations for 8 times, 1 time you will clear and 7 times you will not clear. So odds of you clearing the exam. So जो ऊपर वाला होगा ना, that represents clearing. ठीक है? And this represents it is opposite, not clearing. So what is the probability of you clearing the exam? It will not be 1 by 7. Don't make this mistake. It will be 1 by 8. This is the probability of you clearing the examination. And 7 by 8 is the probability of not clearing the examination. Odds को आप ऐसे रीड करते हो, आप odds को ऐसे रीड करते हो। ठीक है, 1/7 इज नॉट द प्रोबेबिलिटी। आप एग्जाम में ये गलती मत करके आना, 1:7 का ऑर्ड दिया है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ मी क्लियरिंग द एग्जाम इज 1/7। नो, इट इज 1/1 plus 7, 1/8, 1/8। It is 1/8। Notice the number 8 in the denominator। मतलब अगर a is to b का odds दिया है, ठीक है, a is to b का odds दिया है of an event happening, ठीक है, of an event happening का odds a is to b दिया है, so the probability of that event happening will be a upon a plus b। The probability of event not happening will be b upon a plus b। अच्छा भैया, अगर a is to b इवेंट हैपनिंग का प्रोबेबिलिटी है, सो a is to b इवेंट हैपनिंग का ऑड्स है a to b, ठीक है, तो इवेंट नॉट हैपनिंग का ऑड क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। दिस विल बी द ऑड्स ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग, ठीक है। मतलब अगर 1 to 7 क्लियरिंग द है, क्लियरिंग द एग्जामिनेशन का ऑड्स है, तो 7 to 1 नॉट क्लियरिंग का, 7 to 1 ए टू बी बोलते हैं, इस टू नहीं बोलते, इस टू अपन प्रोबेबिलिटी में बोलते हैं। ए टू बी अगर 1 to 7 अगर एग्जाम क्लियरिंग का ऑड्स है, तो 7 to 1 एग्जाम नॉट क्लियरिंग का ऑड्स बन जाएगा, 7 to 1 एग्जाम नॉट क्लियरिंग का ऑड्स बन जाएगा, ठीक है। An alternative way of expressing probability is odds. If odds for an event E are A to B,
odds against the event will be reciprocal, अभी अपन ने देखा, तो that becomes b to a, it will become b to a. odd से अपन probability कैसे निकालेंगे? probability of event happening will be a divided by a plus b. मतलब अगर 1 to 7 का odds दिया है, 1 to 7 का अगर मेरे को odds दिया है, तो probability जो होगी वो 1 by 8 की होगी of that event happening, और इवेंट नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी 7 by 8 होगी. रिमेंबर दिस, आपको ऐड करके डिनोमिनेटर में डालना है, ठीक है. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग विल बी b अपॉन a प्लस b. ऐसे अपन ऑड्स देखते हैं. अब अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन करेंगे. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले ये देखो कि अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं. मतलब नाम से ही पता चल रहा है ना, अनकंडीशनल. मेरे आई एम नॉट कंडीशनड ऑन एनीथिंग. इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज नॉट कंडीशनड ऑन द ऑकरेंस ऑफ एनी अदर इवेंट. इट डज नॉट, इट इज नॉट कंडीशन. कोई नीचे कंडीशन नहीं लगाया कि अगर ये इवेंट होगा, गिवन दैट ये इवेंट हुआ है, गिवन दैट दूसरा इवेंट हुआ है, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है. इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है. इट इज एन अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी. मतलब अगर सैम एग्जाम देने जा रहा है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम क्रैकिंग द एग्जाम? दिस इज plain simple probability, unconditional probability. It is not conditional on the occurrence of any other event. कि कोई और इवेंट होगा उसमें मेरा कुछ डिपेंडेंसी है, उसमें मेरा कुछ कंडीशनिंग है, ऐसा नहीं है. So what is the probability of Sam cracking the XYZ exam is, let's say, an unconditional probability. अच्छा, इसी का अपोजिट होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो एनी इवेंट दैट इज कंडीशनड ऑन द ऑकरेंस ऑफ अदर इवेंट. सो मतलब इवेंट ए हैपनिंग गिवन दैट इवेंट बी हैपेंस. इवेंट ए हैपनिंग गिवन दैट, इसको अपन गिवन दैट वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं. इवेंट ए हैपनिंग गिवन द ऑकरेंस ऑफ एनी अदर इवेंट. मतलब इसी एग्जांपल में देखें, now what is the probability of Sam cracking the exam given that the exam was hard? अब आपको एक और इंफॉर्मेशन मिल गई, एक और इवेंट मिल गया कि अच्छा, एक तो था कि सैम एग्जाम में क्लियर करेगा या नहीं, फिर दूसरा में सैम क्लियर करेगा या नहीं, ये इंफॉर्मेशन और मिली है कि एग्जाम और अब हार्ड था. तो अब प्रोबेबिलिटी में कुछ चेंज आएगा, अब प्रोबेबिलिटी में कुछ चेंज आ सकता है. So now there is a condition. What is the condition? The exam was hard. तो ये given that information से, अगर given that information is a condition, उसमें अगर अपन conditioning involve होती है, उसमें अगर अपन ये देखते हैं कि अब क्या event occurring की probability है, given the other event is also occurring, both events are now occurring, तब अपन conditional probability निकालते हैं, ठीक है. तो simple first is what is the probability of Sam cracking the exam. Now in the second case, what is the probability of Sam cracking the exam given there is one more event? What is that event? Given the exam was hard. ऐसे अपन अनकंडीशनल और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस देख सकते हैं. नाउ द थर्ड इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी. जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या है? कि प्रोबेबिलिटी दैट बोथ इवेंट्स विल ऑकर, दोनों इवेंट साथ में होने की प्रोबेबिलिटी इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी. उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कि probability of A and B, AB, probability of AB. एग्जाम्पल लेंगे तब आपको ये चीजें और क्लियर होगी, ठीक है. अब PAB मतलब जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कैसे? जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कैसे? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A हैपनिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है, सिंपल. probability of B happening is represented by this. So these both are unconditional probability. कोई condition और नहीं लग रहा है ना. Probability, what is the probability that A will happen? Probability of A. Probability of B happening. Probability of B. So these are unconditional probabilities. These are unconditional probability. Now, probability of A happening given that B happens, या B has happened, ठीक है, या तो फ्यूचर या तो पास्ट, दोनों चीज.
या तो फ्यूचर या तो पास्ट, दोनों चीज, कोई भी इवेंट हो सकता है, या तो पास्ट में हो सकता है या तो फ्यूचर में हो सकता है. नाउ दिस इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय probability of A given that B happens. इसको ऐसे अपन बोलते हैं. What is the probability of A given that conditioned on B? This is a conditional probability. अब joint probability कैसे represent होगी? Probability of AB, A and B both happens. ये अब ये निकाला कैसे जाता है? What is the formula? Conditional probability of A into unconditional probability of B. This is how you calculate. What is the probability, conditional probability of A given that B happens into probability of B, unconditional probability of B. इससे आप कि कोई भी चीज का जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं. फॉर्मूला वगैरह में दिमाग नहीं लगाना है. अभी मेरे साथ एक क्वेश्चन करना और देखना कैसे अपन लॉजिक को यूज करके ये चीज कैलकुलेट करेंगे. हाउ वुड वी यूज लॉजिक एंड फाइंड ऑल दिस कंडीशनल अनकंडीशनल जॉइंट, सारी चीजें अभी अपन लॉजिक को यूज करके कैसे करेंगे एग्जाम्पल में. देखो एक एग्जाम्पल है कि योर इकोनॉमी विल एक्सपीरियंस इन्फ्लेशन, इसकी प्रोबेबिलिटी है 60%. ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट योर इकोनॉमी विल एक्सपीरियंस इन्फ्लेशन इज 60%. अब इसके साथ साथ मैं आपको प्रोबेबिलिटी ट्री भी बनाना सिखा दूंगा. तो देखो, विल स्टार्ट विथ ऐसे दो ब्रांच बनाए कि भाई इन्फ्लेशन होगा और एक में इन्फ्लेशन नहीं होगा. इन्फ्लेशन होने की प्रोबेबिलिटी और नो इन्फ्लेशन. ठीक है, क्या है एक्सपीरियंस प्रोबेबिलिटी दैट इकोनॉमी विल एक्सपीरियंस इन्फ्लेशन इज 60%. अब आप सोचो 2 मिनट कि भैया ये दोनों मिला के एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं है, या तो इन्फ्लेशन होगा या तो नहीं होगा, या इधर यस और नो. तो दोनों मिला के द टोटल प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 100%. ये अपन देखे, सम ऑफ ऑल एग्जॉस्टिव इवेंट्स इज 100%. तो जब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन मेरे को दे दिया है, तो नो इन्फ्लेशन की प्रोबेबिलिटी मैं अपने आप निकाल सकता हूँ विदाउट रीडिंग. इट विल बी 40%. या होने के चांस अगर 60% है तो नहीं होने के चांसेस विल बी 100 माइनस 60, 40%. यस, यस और नो. चलो आगे बढ़ते हैं. फिर क्या बोला है? The probability that economy will not experience inflation is 40%. ये हम भी निकाल लिए. If the economy sees inflation, there is 70% chance that RBI will raise interest rates and 30% chance that it will not. अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है, तब आरबीआई जो है 70% चांस है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा. ठीक है, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है मतलब फर्स्ट ब्रांच, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना और नहीं बढ़ाना ये दो काम होंगे. अगर इन्फ्लेशन रहता है तो 70% चांस है कि इंटरेस्ट रेट्स विल गो अप. 70% चांस है एंड इसकी 30% चांस है. ठीक है, यहाँ तक अपन लिख लिए. अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं आता है, then there is 50% chance that RBI will raise interest rate and 50% chance that it will not. अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं आता है मतलब नो इन्फ्लेशन है, तो फिर दो ऑप्शन है. इंटरेस्ट रेट बढ़ना 50% चांस एंड इंटरेस्ट रेट
कितना 50% चांस। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो पेपर अच्छे से बनाने दो। चांस है 60%, की चांस है 40%। फिर इंटरेस्ट गोइंग अप, आरबीआई बढ़ाएगा इंटरेस्ट रेट्स, नहीं बढ़ाएगा, बढ़ाएगा इंटरेस्ट रेट्स, नहीं बढ़ाएगा। इसमें 70% चांस है, इसमें 30%, इसमें 50%, 50%। योर डेटा लुक समथिंग लाइक दिस नाउ। अब अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन क्या बोला है अपन को? कैलकुलेट joint probability of economy seeing inflation and RBI increasing interest rate। मतलब अब अपन को जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालना, मतलब दो इवेंट संग में ऑकर होगा। पहला इवेंट क्या है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, एंड दूसरा इवेंट है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। मतलब दोनों इवेंट संग में हो रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर आप देखोगे तो RBI raising interest rate given there is an inflation. So this is a conditional probability of interest rates going up. 70% is the conditional probability of interest rate going up given that there is an inflation, है ना? ठीक है, वैसे ही interest rate going down given that there is an inflation, इसकी conditional probability क्या है? 30%। कैसे अपन इंटरप्रीट करेंगे ये देखो। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट गोइंग अप गिवन दैट देयर इज नो इन्फ्लेशन, इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? 50%। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट गोइंग डाउन गिवन दैट देयर इज नो इन्फ्लेशन, इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? 50%। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन, सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन, नो कंडीशन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 60%। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इन्फ्लेशन, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 40%। समझे? अब अपन को क्या निकालना है? जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालना है। मतलब प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट गोइंग अप, ये निकालना है। प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट गोइंग अप। अब समझो, मान लो 100 का बेस लेते हैं। ठीक है, सो आउट ऑफ 100 ईयर्स 60 ईयर्स में इन्फ्लेशन होगा, एंड 40 ईयर्स में 60% चांस है इन्फ्लेशन होता है, और 40% चांस है कि नहीं होता। तो 40 टाइम्स इन्फ्लेशन नहीं होगा। जब जब इन्फ्लेशन होगा उसमें से 70% टाइम आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। जब जब इन्फ्लेशन होगा, तो इन्फ्लेशन कितने बार हो रहा है? 60 बार। उसमें 70% चांस है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, मतलब 42। इन्फ्लेशन भी हुआ एंड आरबीआई इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाया। वैसे ही ये क्या है? इन्फ्लेशन हुआ 60% ऑफ द टाइम्स, और जब जब इन्फ्लेशन होता है, 60% ऑफ द टाइम इन्फ्लेशन होता है, उसमें से 30% चांस है, उसमें 30% चांस है कि इंटरेस्ट रेट्स विल गो डाउन, आरबीआई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा। मतलब 60 में, out of 60 times we see an inflation, उसमें 30% of the time RBI will not raise interest rate, मतलब interest rate will go down 18, then this gives us our 60। ठीक है, और अपन को क्या निकालना है? ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी ही तो है, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी ही तो है। क्या अपन लोग ने कोई फॉर्मूला यूज किया टू कैलकुलेट दिस? डिड वी यूज एनी फॉर्मूला? डू वी नीड एनी फॉर्मूला नाउ? लॉजिकली देख सकते हैं ना। अरे भैया, अगर 60 टाइम्स इज
द चांस ऑफ इन्फ्लेशन कमिंग, उसमें से 70% ऑफ द टाइम, 60 में से 70% ऑफ द टाइम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा एंड 30% टाइम्स नहीं बढ़ाएगा, तो 60 का 70% इज 42, मतलब बढ़ाएगा, और 18 टाइम्स नहीं बढ़ाएगा। यही अपन को निकालना है कि इन्फ्लेशन गोइंग अप, inflation going up and interest rates going up. 42 आ गया आंसर, 42% is the joint probability of this. I hope you get it. This is how you calculate joint probability. अगर अब आपको इस सेंस में देखना था, फॉर्मूला में बैठा के जॉइंट प्रोबेबिलिटी, तो वो भी वही है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इनटू अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन गोइंग अप। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या थी, 70% थी, और अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन गोइंग अप क्या थी, 60 थी, 60%। सो दिस गिव्स यू आंसर 42%। वैसे भी आ गया, बट क्यों अपन को याद करना है जब अपन को ऑलरेडी पता है? अपन लॉजिकल सेंस में निकाल सकते हैं ना, फॉर्मूला विल ऑलवेज बी देयर, बट ये लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना इज मोर इम्पोर्टेंट। अब वैसे ही एक कंसेप्ट आता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब होता है वो इवेंट जो जिसका occurrence does not depend on the occurrence of any other event, मतलब they are not influenced by the occurrence of any other event, उनको अपन independent events बोलते हैं। अब समझो कि probability of Sam cracking the exam was, let's say, 80%। ठीक है, probability of Sam cracking the exam, Sam जो है वो एग्जाम क्रैक करेगा, इसकी probability is 80%। अब क्या हुआ, probability of Sam cracking the exam when the exam was hard, when the exam was hard, मतलब एक कंडीशन आ गया, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी आ गई ए की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, ये भी मान लो अगर 80% निकल जाता है, ये क्या है, क्रैकिंग एग्जाम गिवन एग्जाम वाज हार्ड, ये भी अगर 80% आ जाता है, बोथ आर सेम, मतलब P of A is same as P of A by B, मतलब unconditional probability of A is same as, let's say, conditional probability of A। तो आप ये बोल सकते हो ना कि सैम को कोई मतलब ही नहीं है एग्जाम हार्ड आए या इजी आए, सैम इतना अच्छा प्रिपरेशन किया है कि वो एग्जाम क्रैक कर ही लेगा। सैम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पेपर, ऑन हाउ द एग्जाम इज गोना बी लाइक। if the exam is easy, if the exam is hard, it is indifferent to Sam. Sam is not influenced by the exam result, exam paper। Sam का exam का results is not influenced by how tough or easy the exam is। Sam is not dependent on the easiness or toughness of exam to get his results, है ना, बोल सकते हैं। जब सैम वैसे भी 80% ला रहा था, और जब एग्जाम टफ थी तो भी 80% ला रहा था, उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो दिस इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट। सैम इज नॉट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वही होता है, सैम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द एग्जाम पेपर, इफ इट इज हार्ड और इफ इट इज इजी। तो मैं ये बोल सकता हूँ, जब भी आपके सामने प्रूव्ड है, देखो, जब भी आपका अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लाइक इन आर केस, then it is an independent event, then A is an independent event, A does not depend on event B। वही independent event का definition है। Independent events refer to those events the occurrence of one event does not influence the occurrence of another event। The occurrence of the happening of exam paper being tough does not influence the event of Sam clear the examination। Sam इतना अच्छा था। So I can say two events A and B are independent events when the unconditional probability of A
where the conditional probability of A is equal to the unconditional probability of A. वही चीज है, it is same. The probability of Sam clearing the exam is same as the probability of Sam clearing the exam had the exam was different, given that the exam was different. दोनों चीजें सेम है. प्रूफ किया नहीं आपने. इसको इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं, इसको अपन इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं. ठीक है, ऑल क्लियर टिल हियर. अब एक कंसेप्ट आता है टोटल प्रोबेबिलिटी रूल का. टोटल प्रोबेबिलिटी रूल क्या करता है, ये अपन को हेल्प करता है टू डिटरमाइन, टू कैलकुलेट द अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट. अगर अपन को कोई इवेंट का अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है और अगर अपन को सारे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज उस इवेंट के दिए हुए हैं तो अपन उसको यूज करके अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं. मतलब what will be the unconditional probability of A? It will be P by A. Yes, P by A will be the unconditional probability of A. ये अपन को निकालना है. अगर अपन को A के सारे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज दिए, मतलब A given that एक B1 बोल के इवेंट है that occurs, फिर अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया है given that B2 occurs, फिर दिया है ऐसे 3 अनकंडीशनल इवेंट्स दिए हैं और मेरे को निकालना है कि व्हाट इज दी 3 कंडीशनल इवेंट्स दिए और मेरे को निकालना है व्हाट इज दी अनकंडीशनल इवेंट ऑफ ए. वो मैं कैसे निकालूंगा, हाउ विल आई कैलकुलेट दैट? उसका फॉर्मूला है, वो अपन टोटल प्रोबेबिलिटी रूल से निकालेंगे. टोटल प्रोबेबिलिटी रूल का फॉर्मूला क्या है कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आप सारे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को इंडिविजुअली के डिनोमिनेटर के अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब ऐसे B2 into unconditional probability of B2. ऐसे आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे और इससे ये निकल जाएगा. दिस इज द फॉर्मूला. सर, पहले वाले एग्जाम्पल में थोड़ा अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना सिखाओ तो किसी का, देखेंगे अभी अपन. ठीक है, ऐसे फॉर्मूला निकलता है. क्या याद करना है? देखो पता होगा तो ठीक है, नहीं है तो उससे पहले लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग समझो इसका, कैसे अपन लॉजिकली इस चीज को निकालते हैं. पहले वाले एग्जाम्पल में अगर आपको बोला जाए कि कैलकुलेट द अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट आरबीआई विल रेज इंटरेस्ट रेट, इसका क्या होगा? व्हाट इज द अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी? कैसे निकालोगे, सोचो. ये अपना चार्ट था. ठीक है, दिस वाज आवर चार्ट. अब क्या बोला है कि अपन को प्रोबेबिलिटी निकालना है अनकंडीशनल, मतलब कोई कंडीशन नहीं लगा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, आरबीआई विल रेज इंटरेस्ट रेट. तो अपन लोग ने देखा सर यहाँ पे दो केस में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है. एक तो ये केस है, मैंने बोला हाँ, और दूसरा ये केस है, मैंने बोला हाँ. दो केस में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है. अब अभी अपन लोग ने कैलकुलेट किया था, इन्फ्लेशन हो रहा है 60 टाइम्स, मान लो 60% इज 60% चांस ऑफ हैपनिंग. उसमें से जब इन्फ्लेशन हो रहा है तो 70% ऑफ द टाइम इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है. तो अपन ने निकाला था 60 इंटू 70% गिव्स मी 42%. वैसे ही 60% टाइम्स इन्फ्लेशन बढ़ेगा, 60% ऑफ द टाइम्स इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उसमें 30% ऑफ द टाइम इंटरेस्ट रेट्स गिराएगी आरबीआई. तो इंटरेस्ट रेट गिराएगी जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज 18%, है ना. 40% ऑफ द टाइम देयर इज नो इन्फ्लेशन, और जब इन्फ्लेशन नहीं होगा तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि इंटरेस्ट रेट आरबीआई बढ़ाएगी, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा. तो 40% इंटू 50%, दिस इज 20 एंड दिस इज ऑल्सो 20. ठीक है, अब ये क्या है? ये है इंटरेस्ट रेट बढ़ने का,
ये इंटरेस्ट रेट कम होने का, ये अगेन इंटरेस्ट रेट बढ़ने का, एंड ये अगेन इंटरेस्ट रेट कम होने का। आपको क्या बोला है कि हमको प्रोबेबिलिटी बताओ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, आरबीआई विल रेज इंटरेस्ट रेट इररिस्पेक्टिव, अनकंडीशनली। इन्फ्लेशन बढ़े कम होए हमको वो सब चीज से मतलब नहीं है। जब जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, आरबीआई विल रेज इंटरेस्ट रेट, मेरे को उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो दो केस है, एक ये और एक ये। आपको बाकी चीज से और मतलब नहीं है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, हमें को उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। व्हाट विल बी द आंसर? 42% प्लस 20%। दो बार हुआ, 42 प्लस 20, यू गेट योर आंसर 62%। यस, ये अपन लोग ने लॉजिकली कैलकुलेट किया, ये अपन लोग ने लॉजिकली कैलकुलेट किया। सर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गॉड एग्जिस्ट? नालायक, यहाँ ध्यान दो। 100% प्रोबेबिलिटी है गॉड की एग्जिस्टेंस की, समझे? 42% प्लस 20% इज द प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट गोइंग अप, इट इज द अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सर अगर मेरे को इसको फॉर्मूला को यूज करके करना था तो, अगर मेरे को इसको फॉर्मूला को यूज करके करना था तो, ठीक है, फॉर्मूला को यूज करके करो। probability of A happening given that B1 has happened, probability of interest rate going up given that inflation has happened. What was the probability? 70% of interest rate going up whenever inflation goes up. लिख लो, इसमें लिखो 70%, आपका फॉर्मूला यही है ना? 70% into unconditional probability of B1, मतलब unconditional probability of inflation going up। इन्फ्लेशन गोइंग अप की प्रोबेबिलिटी क्या है? 60%। लिखो। फिर नेक्स्ट इवेंट क्या है? प्रोबेबिलिटी, फिर बोला वैसे ही करो दूसरा इवेंट के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट गोइंग अप व्हेन देयर इज नो इन्फ्लेशन, इट इज 50% प्लस 50% इनटू, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B2, B2 क्या है? ऑफ नो इन्फ्लेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इन्फ्लेशन, इसकी प्रोबेबिलिटी है 40%। ठीक है, सॉल्व दिस। 42 प्लस 20, यू गेट द सेम आंसर 62%। चाहे आप फॉर्मूला यूज करो, चाहे आप ये लॉजिक यूज करो, आंसर इज द सेम। चाहे आप ये लॉजिक यूज करो, आंसर इज द सेम। जहां जहां इंटरेस्ट, अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इन्फ्लेशन गोइंग अप गोइंग डाउन, आई डोंट केयर, अनकंडीशनड ऑन एनीथिंग, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो जहां जहां इंटरेस्ट रेट बढ़ा अपन सारा ऐड करके दे दिए। और कैसे अपन फॉर्मूला को यूज करके ये लाएंगे वो भी अपन लोग ने देख लिया। ठीक है, वो भी अपन लोग ने यहाँ पे देख लिया। दिस इज व्हाट टोटल प्रोबेबिलिटी रूल इज। वी कैन डिटरमाइन अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी इफ we have been given conditional probability of that event. Clear? तो ये था आपका बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो आपको पता होना चाहिए था, जहाँ पे अपन लोग ने व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस डिस्कस किए, दो उसके प्रॉपर्टीज डिस्कस किए, व्हाट आर द टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटीज ये देखा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हाउ डू वी कैलकुलेट इट, हाउ डू वी कैलकुलेट इन, हाउ डू वी सी इंडिपेंडेंट इवेंट्स, हाउ डू वी कैलकुलेट टोटल प्रोबेबिलिटी रूल से अपन कैसे अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, सारा चीज अपन लोग ने इन डिटेल यहाँ पे डिस्कशन किया है। एंड इसी का बेस, यही एक बेस बनता है फॉर ऑल दिस डिस्कशन, फॉर द डिस्कशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ट्रीज एंड कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। अब मैं अगर आपको ये पढ़ाऊंगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालना है कोई रैंडम वेरिएबल का, तो आपको पता है कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। नाउ यू नो, नाउ यू नो कि आउटकम्स क्या होते हैं। देखो, नाउ you know this terms, random variable, outcome, सारी चीजें। We'll take a break of 5 minutes and then we will discuss all these topics.